यस स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इकाई फर्स्ट के लेसन नंबर 4 की, जिस लेसन का नाम है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। लेसन नंबर 4 और इसका अंक भाग जो है वह है 3 नंबर। यह 3 नंबर का पार्ट है, इकाई फर्स्ट का है और इस लेसन का जो नाम है वह है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। तो आज जो हमारी क्लास होगी वो प्रतिरक्षा को लेकर के होगी। प्रतिरक्षा स्टूडेंट, प्रतिरक्षा को अंग्रेजी में इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी कई बार प्रतिरक्षा न पूछ करके केवल हमें ये कह दिया जाता है कि इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी क्या है। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं कि प्रतिरक्षा का अंग्रेजी पेया ही इम्यूनिटी है। अब बात करते हैं कि प्रतिरक्षा क्या है। स्टूडेंट, हमारे शरीर में बहुत से रोगाणु जो होते हैं वो प्रवेश करते हैं, चाहे हमारे भोजन के साथ में हो सकते हैं, श्वास के साथ में हो सकते हैं, या हमारे जो हम पानी पीते हैं उसके साथ में जा सकते हैं। तो इन रोगाणुओं के हमारे शरीर में जाने से जो नुकसान होता है, उस नुकसान को रोकने का जो पावर है वो हमारे बॉडी में जन्म से ही पाया जाता है, और जिनका नहीं है वो जन्म के बाद में जो है वो प्राप्त कर लिया जाता है। तो यूं कहेंगे कि शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते हैं। तो परिभाषा बिल्कुल सिंपल सी, शरीर की रोगों से, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता, शरीर की रोगों से जो लड़ने की क्षमता होती है उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। अब इस इम्यूनिटी को लेकर के जो हमारा तंत्र है वो कहलाता है प्रतिरक्षा तंत्र। कई बार पूछ लेते हैं, प्रतिरक्षा की जगह ये भी पूछ सकते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी सिस्टम से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल नहीं घबराना, नहीं रटना कि प्रतिरक्षा को पूर्ण करने के लिए हमारे शरीर में पाए जाने वाले सभी अंग मिल करके एक तंत्र का निर्माण करते हैं, इसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। तो यह कहेंगे कि प्रतिरक्षी अंगों के मिलने से, अंगों के मिलने से बना तंत्र प्रतिरक्षी तंत्र कहलाता है। कई बार पूछते हैं प्रतिरक्षी विज्ञान क्या है, प्रतिरक्षी विज्ञान, इम्यूनिटी साइंस क्या है। बिल्कुल सिंपल कि जिसमें हम प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा और उसके अंगों का अध्ययन करते हैं, वह ब्रांच जो है साइंस की इम्यूनिटी साइंस कहलाती है। अब बात यह आती है कि हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा होती है ये कितने प्रकार की है। प्रतिरक्षा जो है उसके प्रकार क्या है, तो आप कहेंगे प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा के प्रकार या प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार भी कह सकते हैं, पूछ सकते हैं आपसे। बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दो ही प्रकार हैं प्रतिरक्षा के। सबसे पहला जो प्रतिरक्षा का प्रकार है वह है प्राकृतिक, इसका दूसरा नाम है वह है जन्मजात
यानी प्रतिरक्षा जन्म से जो मिलती है वह जन्मजात भी कही जा सकती है। इसका एक और नाम है, वह है स्वाभाविक प्रतिरक्षा। तो इन तीनों में से कोई भी नाम आता है तो आपको एक ही मीनिंग लेनी है, एक ही अर्थ लेना है कि ऐसी प्रतिरक्षा जो जन्म से ही हमें प्राप्त है, यानी रोगों से लड़ने का वह गुण जो हमें जन्म से मिल गया है। तो ऐसी प्रतिरक्षा जो जन्म से प्राप्त है, इसकी पहली बात तो ये होगी। इसकी एक विशेषता और है, वह यह कि यह किसी स्पेशल प्रतिजन के लिए नहीं होती है, कि किसी स्पेशल रोग के लिए नहीं होती है। ये जनरल रूप से, सामान्य रूप से सभी रोगों से, सभी प्रतिजनों से लड़ने का पावर रखती है। तो आपको कहना है यह किसी विशिष्ट प्रतिजन या रोगाणु के लिए न होकर सामान्य सभी प्रतिजनों के लिए कार्य करती है। उदाहरण, स्टूडेंट आपने नोट किया होगा कि हमारे जीवन में शीतला जो रोग होता है वो एक ही बार आता है। शीतला जो रोग होता है, ओरी जो रोग है जिसे हम हमारे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, वो एक ही बार आता है। दोबारा क्यों नहीं होता? क्योंकि दोबारा होने से पहले हमारे शरीर में उसके लिए रोगों से लड़ने का पावर जमा हो जाता है। या सर्दी जुकाम जो है उनको हमारा रोकने का पावर भी हमारी बॉडी में होता है। तो ऐसे रोग जिनको हमारा बॉडी जो है वो अपने आप ही लड़ लेता है, उन्हें हम स्वाभाविक प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है ना? स्वाभाविक प्रतिरक्षा किसी स्पेशल रोग के लिए ना होकर के सभी रोगों के लिए होती है। अब स्वाभाविक, इसमें आप जुकाम, सामान्य जुकाम, सर्दी कह सकते हैं। अब इस स्वाभाविक प्रतिरक्षा को लेकर के एक और प्रश्न बनता है कि हमारी बॉडी में ऐसे कौन कौन से भाग हैं जो सभी रोगों से जनरल रूप से, सामान्य रूप से लड़ने का कार्य करते हैं, यानी स्वाभाविक प्रतिरक्षा के अंग। स्वाभाविक प्रतिरक्षा के अंग, यानी हमारा बॉडी जन्म से ही कुछ से रोगों से लड़ने का पावर रखता है। तो कौन कौन से अंग है जो इस पे हेल्प करते हैं, यानी कौन कौन से अवरोध हैं जो प्रतिजनों को रोकते हैं? तो सबसे पहले जो कारक का कहें या अवरोध जो कहें, इसको कहेंगे भौतिक अवरोधक। यानी भौतिक रूप से उन्हें रोकते हैं, वे भौतिक अवरोधक कहलाते हैं। जैसे तवसा जो होती है वह हमारे रोगाणुओं को शरीर में अंदर प्रवेश करने से रोकती है उनको। तो ये जो अवरोधक हुआ ये भौतिक अवरोधक हुआ। नासिका छिद्र है, श्लेष्मा है। नासिका छिद्र, हमारे नासिका में जो रोम पाए जाते हैं वो भी रोगाणुओं को रोकते हैं। तो नासिका छिद्र, श्लेष्मा जो होती है हमारे नासिका में जो निकलती है वह भी रोगों से रोकने का काम करती है, रोगाणु को रोकने का काम करती है। फ्लैजिला, कई में कसाब पाए जाते हैं। तो श्लेष्मा उपकला के अलावा फ्लैजिला जो है, कसाब जिसे कहते हैं, यह भी रोगाणुओं को इंटर होने से रोकता है। तो ये भौतिक रूप से अवरोध पैदा करते हैं। तो भौतिक अवरोधक हो गए या अंग हो गए। दूसरे हम लेंगे, वो लेंगे रासायनिक अवरोधक। इसमें जो हमारा आमाशय है उसमें जो अम्ल होते हैं, आमाशय के अम्ल जो होते हैं वे रोगाणुओं के ऊपर अटैक करते हैं।
रोगाणुओं को मार देते हैं तो उन्हें हम रासायनिक कैटेगरी में लेंगे। इसके अलावा लार है जो मुंह में निकलती है, आंखों से अश्रु निकलते हैं, त्वचा से पसीना निकलता है, उनमें सब में केमिकल पाया जाता है और ये रासायनिक अवरोधक की भूमिका निभाते हैं। तो लार, अश्रु, लार है, अश्रु है, पसीना है, ये रासायनिक रूप से रोगों से लड़ते हैं, इन्हीं रोगाणुओं को हमारे बॉडी में एंटर होने से रोकते हैं, तो रासायनिक अवरोधक हो गए। कोशिका अवरोधक तीसरा जो होगा वह होगा कोशिका अवरोधक। कोशिका अवरोधक, इसमें आप मैक्रोफेज ले सकते हैं, महाभक्षक कोशिका जो होती है उन्हें हम महाभक्षाणु या मैक्रोफेज कहते हैं। तो मैक्रोफेज सेल्स जो होती है ये भी रोगाणुओं को शरीर के अंदर जाने से रोकती है। इसके अलावा मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल सेल्स है, न्यूट्रोफिल सेल्स, ये भी रोगाणुओं को रोकने का काम करती है और शरीर में अंदर प्रवेश करने से उनको कम करती है। मोनोसाइट जो है वो भी रोगों को रोकने का काम करता है, मोनोसाइट। तो ये तो हो गए कोशिका अवरोधक जो प्रतिजन को या रोगाणुओं को हमारे बॉडी में जाने से रोकता है। इसके अलावा ज्वर है, सूजन है, ज्वर और सूजन जो है वह भी अवरोध पैदा करती है, तो एक तरह से ये भी प्रतिरक्षा में सहायक होते हैं। ज्वर, सूजन, तो ये भी हमारे बॉडी में रोगों से लड़ने का पावर रखते हैं। तो यदि ये आता है कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा के अंग कौन कौन से हैं, अवयव कौन कौन से हैं, देन आपके आंसर ये चार होंगे: भौतिक अवरोधक, रासायनिक अवरोधक, कोशिका अवरोधक और ज्वर या सूजन। ये पांचों मिलकर के स्वाभाविक प्रतिरक्षा या प्राकृतिक प्रतिरक्षा को पूर्ण करते हैं। अब इसका जो दूसरा प्रकार है, हमने कहा कि प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक की जगह लिख दो अप्राकृतिक, अप्राकृतिक, जन्मजात की जगह लिख दो अजन्मजात, अजन्मजात, और स्वाभाविक की जगह लिख दो कृत्रिम, कृत्रिम। ये नाम पूछ सकते हैं आपसे कि अप्राकृतिक प्रतिरक्षा क्या है, अजन्मजात प्रतिरक्षा क्या है, कृत्रिम प्रतिरक्षा क्या है। इन तीनों में से कोई सा नाम पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना और तीनों का आंसर एक सा। अब दो बातें जो इसमें कही थी कि एक तो जन्म से ही प्राप्त होती है, दूसरा किसी स्पेशल रोग के लिए नहीं होती है, तो उसमें और इसमें थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। ऐसी प्रतिरक्षा जो जन्म से प्राप्त है, इसमें देखो ऐसी प्रतिरक्षा जो जन्म से तो प्राप्त नहीं है लेकिन बाद में, जन्म के बाद में एडॉप्ट की जाती है, ग्रहित की जाती है, यह प्रतिरक्षा जन्म से प्राप्त न होकर, जन्म से प्राप्त न होकर जन्म के बाद अर्जित की जाती है, ग्रहण की जाती है, अर्जित की जाती है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण, दो इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, दो उसमें भी आपको महत्वपूर्ण विशेषताएं याद रखनी होगी। यह किसी स्पेशल रोग के लिए न होकर के जनरल सभी रोगों के लिए लड़ती है, वैसा इसमें नहीं होता है। यह किसी स्पेशल रोगाणु, स्पेशल प्रतिजन, स्पेशल रोग के लिए होती है। तो आपको कहना है यह किसी विशेष प्रतिजन या एंटीजन जिसे आप कह सकते हैं रोगाणु के लिए होती है, के लिए होती है। ये दो बातें आपको इसमें याद रखनी है कि जो अजन्मजात प्रतिरक्षा है उसमें और इसमें फर्क क्या है। अब अप्राकृतिक प्रतिरक्षा जो है इसमें एक चीज और आती है और बोर्ड ने कई बार पूछा है, CMI, स्टूडेंट
स्पेशली देख लेना, इस ये मोस्ट है एग्जाम के लिहाज से। इसका फुल नेम भी पूछते हैं और पूछते हैं CMI क्या है, CMI क्या है, कई बार पूछ लिया गया है बोर्डों में। तो इसका पहले तो पूरा नाम याद रखिए, सेल मीडिएट इम्यूनिटी, सेल मीडिएट इम्यूनिटी, ये तो हो गया इसका पूरा नाम। अब हिंदी में इसका नाम सा हो तो हो जाएगा कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, ये इसका दूसरा नाम हो जाएगा हिंदी में, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा या सेल मीडिएट इम्यूनिटी। अब दूसरा प्रश्न जो इसके ऊपर बनेगा वो ये पूछेंगे कि सेल मीडिएट इम्यूनिटी है क्या। तो आपको कहना है कि जब प्रतिजन हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो प्रतिजन स्वाभाविक रूप से जो प्रतिरक्षी है उससे क्रिया करता है, उससे करने के बाद में यानी इनसे क्रिया करता है, इनसे करने के बाद में किसी स्पेशल सेल से जुड़ करके उससे लड़ाई लड़ता है। तो जब प्रतिजन किसी स्पेशल सेल के मार्फत लड़ता है और वह सेल इम्यूनिटी के लिए संघर्ष करती है, यानी कोशिका मध्यस्थ की भूमिका निभाती है एंटीबॉडी निर्माण में, तो उसको कहते हैं सेल मीडिएट इम्यूनिटी। तो ये आपको याद रखना है। प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा जो है वो कितने प्रकार की होती है, प्रतिरक्षा में कौन कौन से अंग जो हैं वह हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए साथ में सहयोग करते हैं, जिन्हें हम प्रतिरक्षा सहायक अंग भी कह सकते हैं। अब इसमें हम आगे चलते हैं तो बात यह आती है कि ये जो अप्राकृतिक या अजन्मजात हैं, इस प्रतिरक्षा के भी दो प्रकार हैं, जिसको कहेंगे अजन्मजात या कृत्रिम जो है, उपार्जित जो है, अजन्मजात या उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकार। अब स्टूडेंट ये दो प्रकार की होती है। एक तो जो जन्म के बाद में प्रतिरक्षा होती है वो इस प्रकार की होती है कि हमारे शरीर में कोई रोग हुआ और उस रोग से लड़ने की क्षमता जो है स्वयं हमारा बॉडी जो है वह निर्मित कर ले और बाहर से कोई प्रतिरक्षी प्रवेश नहीं करवाना पड़े, किसी तरह का बाहरी जो प्रतिरक्षी है वो न आकर के शरीर स्वयं उसका निर्माण करता है, तो इसको कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा का पहला प्रकार है सक्रिय प्रतिरक्षा। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट। इसमें प्रतिरक्षी को बॉडी में बाहर से प्रवेश नहीं करवाया जाता है और बॉडी स्वयं ही इस प्रतिरक्षी का निर्माण करती है, तो वो होगी सक्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है ना। इसमें प्रतिरक्षी का निर्माण शरीर स्वयं करता है, उदाहरण अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ओरी शीतला जिसे आप कहते हैं, वह एक बार होगी, दोबारा बॉडी हमारा उससे लड़ने के लिए ऑटोमेटिक रूप से तैयार हो जाएगा, बाहर से किसी वैक्सीन की या एंटीबॉडी को प्रवेश कराने की जरूरत नहीं है। तो वह तो होगी सक्रिय प्रतिरक्षा, जिसमें शरीर स्वयं जो है वो उसका निर्माण करता है और बाहर से कोई प्रतिरक्षी जो है वो प्रवेश कराने की जरूरत नहीं है। दूसरी हो गई निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इसका जो दूसरा टाइप हो गया वह हो गया निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा स्टूडेंट कितना सिंपल सा है कि इसमें बाहर से प्रवेश नहीं करवाया जाता है, इसमें वैक्सीन या टीके द्वारा
एंटीबॉडी को बाहर से बॉडी में प्रवेश करवा करके हमारे शरीर को प्रतिरक्षी बनाया जाता है। इसमें प्रतिरक्षी बाहर से वैक्सीन या टीके द्वारा प्रवेश करवाया जाता है, प्रवेश करवाया जाता है। अब स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि बहुत से टीके लगाए जाते हैं जो बहुत से रोगों को रोकने का काम करते हैं। टीबी का है, टिटनेस का है, टिटनेस, डिप्थीरिया है, काली खांसी है जिसे कुकर खांसी बोलते हैं। इन सभी के टीके लगाए जाते हैं और ये टीके हमारे शरीर को रोगों से लड़ने से सक्रिय बनाते हैं, उनको मजबूत बनाते हैं, निपटने की जो ताकत देते हैं। तो ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा होगी और इसमें हमेशा वैक्सीन या टीके के द्वारा एंटीबॉडी को बाहर से प्रवेश करवाया जाता है। तो ये तो होगी आपकी प्रतिरक्षा के प्रकार। अब एक बात आती है कि प्रतिजन क्या है, क्योंकि नाम बार बार आ रहा था प्रतिजन, इसको लेकर के भी बहुत प्रश्न बनते हैं। प्रतिजन क्या है? प्रतिजन, इसको एंटीबॉडी बोलते हैं, एंटीबॉडी माफ करना, एंटीजन बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं इसको, ठीक है। एंटीजन या प्रतिजन इसका नाम है। इसको लेकर के बहुत सी बातें पूछी जाती है, इसका आणविक भार क्या होता है, ये है क्या। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये बाहरी पदार्थ होते हैं, बाहरी पदार्थ होते हैं या बाहरी रोगाणु होते हैं, बाहरी रोगाणु होते हैं जो शरीर में प्रवेश करके हमें रुग्ण बनाते हैं, बीमार बनाते हैं। इनका जो आणविक भार होता है ये बाहरी रोगाणु होते हैं, पहला। दूसरा, इनका आणविक भार जो होता है वह 6000 डाल्टन तक होता है या इससे भी अधिक होता है। ये पूछा है बोर्ड ने एक दो बार कि इनका आणविक भार कितना होता है। इसके अलावा ये जो बने होते हैं ये प्रोटीन, लिपिड, इनका रासायनिक संगठन, इनका रासायनिक संगठन प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन का, लिपिड का, इसके अलावा पॉलीसेकेराइड का हो सकता है। प्रोटीन, लिपिड और इनका जो निर्माण है, ये जिनसे बने होते हैं वह प्रोटीन, लिपिड और इसके अलावा पॉलीसेकेराइड के भी होते हैं, पॉलीसेकेराइड के भी बने होते हैं। तो ये तो हो गया इनका रासायनिक संगठन जिनसे ये बने होते हैं। अब इसमें तो दूसरी बात आती है कि ये विशिष्ट होते हैं, यानी एक एंटीजन जो प्रवेश कराया जाता है वो किसी स्पेशल रोग के लिए होता है। तो आपको कहना है कि जो प्रतिजन होते हैं ये विशिष्ट प्रतिरक्षी से ही क्रिया करते हैं, ये विशिष्ट, एक स्पेशल एंटीजन स्पेशल एंटीबॉडी से लड़ता है, ये विशिष्ट प्रतिरक्षी से ही क्रिया करते हैं। ये इनकी खास बात है। दूसरी इसको लेकर के एक बात यह है कि हमने कहा था कि ये शरीर से बाहर से प्रवेश कराया जाता है, लेकिन इसका एक अपवाद है। जो हमारी कैंसर सेल है ये हमारे बॉडी में ही होती है और बॉडी में रहते हुए हमें रोगी बना देती है। तो ये शरीर के अंदर का एंटीजन भी है। कैंसर सेल जो है ये बाहरी पदार्थ नहीं होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है एंटीजनी निर्धारक, एंटीजनी निर्धारक, कई बार बोर्ड ने पूछा है। एंटीजनी निर्धारक या एपिटॉप क्या है?
या एपिटॉप क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहां से ढंग से देख लेना है इसको। एंटीजनी निर्धारक या एपिटॉप से आप क्या समझते हैं? तो प्रतिजन जो होता है वो प्रतिरक्षी के किसी विशिष्ट भाग से जुड़कर ही क्रिया करता है और इस स्थान को हम एपिटॉप कहते हैं। यानी एंटीजन था यह और यह एंटीबॉडी है, यह एंटीजन और यह एंटीबॉडी। तो यह पूरी सतह से नहीं जुड़ेगा, कोई एक स्पेशल भाग होगा, विशिष्ट भाग होगा, वहां से माना ये यहां से जुड़ने की क्षमता रखता है। तो आपको कहना है कि एंटीजन एंटीबॉडी के जिस भाग से जुड़ता है उसे हम एपिटॉप या एंटीजनी निर्धारक जो है वह कहते हैं। अब ध्यान रखने की जो बात है कि एक एंटीजन जो होते हैं उनकी बहुत सी संयोजकताएं हो सकती है, यानी बहुत सी जगह से यह जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। जो 100 से अधिक संख्या हो सकती है, इनकी संख्या 100 तक हो सकती है, यानी ऐसे स्थान जिनकी संख्या 100 तक हो सकती है यह उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको इसमें ध्यान रखने की जो बात है कि यह एंटी जो टॉप होते हैं यह प्रोटीन के बने होते हैं। एंटी एपिटॉप जो होते हैं ये किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन के भाग होते हैं, प्रोटीन से मिले हुए होते हैं या बने हुए होते हैं। इनकी संख्या 100 से अधिक हो सकती है। अब बात आती है कि विशिष्ट प्रतिरक्षा जो होती है उसके चरण कौन कौन से हैं? विशिष्ट प्रतिरक्षा के स्टेप, विशिष्ट प्रतिरक्षा के चरण। क्योंकि हमने कहा था कि एक एंटीजन एक एंटीबॉडी के लिए विशिष्ट होता है, उसी से ही जुड़ता है, ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरक्षी से ही क्रिया करता है। तो इस प्रतिरक्षा के चरण क्या होंगे? यानी एंटीजन हमारे बॉडी में प्रवेश करेगा, फिर उसको एंटीबॉडी पहचानेगा, एंटीजन एंटीबॉडी जुड़ेंगे, क्रिया करेंगे, सेल भी बीच में आएगी और किस तरह से एंटीजन को नष्ट किया जाएगा, इसके स्टेप कौन कौन से ये बोर्ड ने 2-3 बार पूछा है। विशिष्ट प्रतिरक्षा के चरण कौन कौन? तो सबसे पहला जो स्टेप है कि जो एंटीजन है वह बाहरी है या अंदर का है, उसमें विभेद करना, यानी अंतर्निहित जिसको अपन कहते हैं अंदर मौजूद एंटीजन, इसको यूं कह सकते हैं एंटीजन का बाहरी या आंतरिक में भेद करना। सबसे पहले हमारी बॉडी ये पता लगाएगी कि ये जो एंटीजन है प्रतिजन है ये शरीर के अंदर का है या बाहर का, ये इसका पहला स्टेप हो गया। दूसरा, एपिटॉप से जो बी लसिका सेल्स है वह जुड़ती है और प्लेज्मा का निर्माण करती है। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों जहां जुड़े वह हो गया एपिटॉप। पहले भी बता चुके हम, एपिटॉप हो गया। अब इस एपिटॉप से बी लसिका सेल्स जो जुड़ती है, बी लसिका कोशिकाएं जो है वह जुड़ती है और प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करती है। एंटीजन एंटीबॉडी जहां जुड़े वो एपिटॉप हो गया। एपिटॉप से बी लसिका कोशिकाओं का जुड़कर प्लाज्मा सेल का निर्माण करना, प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करना, सेल्स बनाना। स्टूडेंट वापस ध्यान दें, विशिष्ट प्रतिरक्षा के स्टेप पूछे जाएंगे। पहला स्टेप बिल्कुल सिंपल कि प्रतिजन बाहरी है या शरीर के भीतर का है, उसका पता लगा लिया। दूसरा जो है एंटीजन आया वो एंटीबॉडी से जुड़ा, जिस स्थान से उसे एपिटॉप कह गया। एपिटॉप से बी लसिका कोशिका जुड़ेगी और प्लाज्मा का निर्माण करेगी, तीसरा स्टेप है
प्लाज्मा सेल्स के द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षी बनाना। ये जो प्लाज्मा सेल्स है इनके द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षी स्पेशल एंटीबॉडी, विशिष्ट प्रतिरक्षी का निर्माण करना। ये हमारा इस विशिष्ट प्रतिरक्षा का तीसरा स्टेप हो जाएगा। और चौथा जो स्टेप होगा, प्रतिजन प्रतिरक्षी आपस में क्रिया करेंगी। प्रतिजन प्रतिरक्षी आपस में क्रिया करेंगी। यदि प्रतिरक्षी प्रतिजन से निपटने में समर्थ है देन ओके, नहीं है उस केस में सीएमआई होगा, यानी कोशिका बीच में मध्यस्थता करेगी और दोनों मिल करके इसका जो प्रतिजन है उसको नष्ट करेंगे। सीएमआई द्वारा प्रतिजन विनाश, यह होगा चौथा स्टेप। तो इन 4 स्टेपों में एंटीजन जो है वो हमारी बॉडी में आकर के नष्ट हो जाएगा। अब इसका अगला एक जो शब्द है वह है प्रतिरक्षी, क्योंकि आपने प्रतिजन जान लिया तो ये जो प्रतिरक्षी है ये क्या है? प्रतिरक्षी एंटीबॉडी जिसे कहते हैं। इसको लेकर के भी दो प्रश्न बनते हैं। प्रतिरक्षी इंग्लिश में कहेंगे एंटीबॉडी, आपको याद रखना है कि प्रतिरक्षी शरीर के भीतर होता है, एंटीजन से लड़ाई लड़ता है और एंटीजन को जो है वह नष्ट करता है, उसे हम प्रतिरक्षी कहते हैं। ठीक है, और इनका जो काम होता है वह हमेशा रोगाणु को नष्ट करना होता है। तो आपको इसको यूं कहेंगे कि प्रतिजन से लड़ने के लिए शरीर का भाग, अंग या कारक जो है वह प्रतिरक्षी कहलाता है, प्रतिरक्षी कहलाता है। एक बात इसमें और जो छोटा सा प्रश्न बनता है वो पैराटॉप का बनता है। जिस तरह से उसमें एपिटॉप था उस तरह से यहाँ जो है वह पैराटॉप है। पूछते हैं कई बार स्टूडेंट पैराटॉप क्या है, तो उसमें तो हमने कहा था एंटीजन एंटीबॉडी से जहां जुड़ता है वह एंटीटॉप कहलाता है। ठीक है, अब पैराटॉप क्या है? तो प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है, यानी ये जो प्रतिरक्षी है और ये जो प्रतिजन है, ये प्रतिजन है, ये प्रतिरक्षी है, तो इसका वह भाग जो इससे मिलकर के क्रिया करेगा, इसको नष्ट करेगा, वो पैराटॉप कहलाएगा। वापिस ध्यान देना, पैराटॉप प्रतिरक्षी का वह भाग है जो प्रतिजन से जुड़ करके क्रिया करता है। अब इसका दूसरा नाम प्रतिरक्षी को कई बार आईजी के नाम से भी, इम्यूनोग्लोबिन जो है उस नाम से भी इसको लिखा हुआ पाया जा सकता है। ये प्लाज्मा कोशिकाओं से बनते हैं। पूछ सकते हैं प्रतिरक्षी किससे बनते हैं, तो ये देखो या बी लसिका कोशिका जो है वो प्लाज्मा सेल्स का निर्माण करते हैं। प्लाज्मा सेल जो है वो प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। तो आपको कहना है इनका निर्माण जो है वो प्लाज्मा कोशिकाओं से होता है, प्लाज्मा सेल से बनते हैं। प्रतिरक्षी का जो निर्माण है वो प्लाज्मा सेल से होता है। इसमें जो प्रोटीन होती है वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। तो इसमें कौन सी प्रोटीन होगी? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ये रक्त में पाए जाते हैं। आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि यह रक्त में जो है ये पाए जाते हैं। जो प्रतिरक्षी है वो रक्त में पाए जाते हैं। अब इसमें कई बार पूछते हैं प्रतिरक्षी की संरचना कैसी है। प्रतिरक्षी की संरचना को लेकर के भी छोटी छोटी बातें पूछी जा सकती है कि प्रतिरक्षी किस तरह के होते हैं। प्रतिरक्षी संरचना स्टूडेंट 3-4 डाटा इसमें आपको ध्यान से रखना है। एक तो ये अंग्रेजी के वाई आकार का होता है, इसमें
ये जो भाग है ये लचीला होता है, इसको हिंज या कब्जा बोलते हैं, जहां से दो अर्धांश जुड़ते हैं, एक हल्की श्रृंखला होती है और एक भारी श्रृंखला होती है। ये हल्की और ये भारी श्रृंखला होती है। ये श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बंध से मिलकर के जुड़ी होती है या छेद जुड़कर बनती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो भारी श्रृंखला होती है इसमें एमिनो अम्ल 440 होते हैं। इसमें एमिनो अम्लों की संख्या 440 तक होती। पूछ सकते हैं कि भारी जो श्रृंखला होती है इसकी प्रतिरक्षी की, उसमें एमिनो अम्ल कितने पाए जाते हैं, और जो हल्के वाली होती है उसमें 220 होते हैं। यही प्रश्न बनते हैं। इसका आकार कैसा, तो अंग्रेजी के वाई के आकार का, प्रतिरक्षी का। इसमें जो श्रृंखलाएं होती है वो दो प्रकार की होती है, दो हल्की और दो भारी। ये डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी होती है। एमिनो अम्ल इसमें 440 होते हैं, इसमें 220 होते हैं। ये इसमें सामान्य रूप से ध्यान रखने की बातें हैं। अब इसके भी दो भाग होते हैं, एक अस्तर भाग होता है और एक स्तर भाग होता है। पूछ सकते हैं कि इसके दो भाग कौन कौन से हैं। तो जो अस्तर भाग होगा स्टूडेंट, वह प्रतिजन से क्रिया करेगा और NH2 की तरफ होगा। इसका जो अस्तर भाग होगा वह NH2 की तरफ होगा और प्रतिजन से क्रिया करेगा। दूसरा भाग जो है वो COS की तरफ होगा और वह जो भाग है वह जो Fe है वो कहलाएगा। तो यह थी प्रतिरक्षी की संरचना और प्रतिरक्षा है क्या, इसके प्रकार क्या हैं। आपका ये लेसन दो भागों में डिवाइड था, प्रतिरक्षा और रक्त समूह। तो आज आपको प्रतिरक्षा की जानकारी दी गई और अगले जो लेसन होगा उसमें रक्त समूह की जानकारी देंगे। धन्यवाद।